हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो ज़रा ध्यान से देखना। हमारा जो आज जो केमिस्ट्री का जो 12th क्लास का जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिना देरी किए हुए बोर्ड एग्जाम के लिए हो चाहे नीट एग्जाम के लिए हो, आज बिल्कुल कंपाउंड जो हमारा ये होता है ना ऑब्सेसिव यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, उसकी जड़ आपके हाथ में दे दूंगा। ठीक है, इसे पढ़ने के बाद आप बिल्कुल भी ये जो ऑब्सेसिव यौगिक है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बीच में बात कर लेंगे जो भी करनी है। ठीक है, आज बिल्कुल जड़ से साधारण लवण, बिल्कुल स्टार्टिंग से और सभी को समझ में आएगा। साधारण लवण, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा भैया? लवण और जल बनेंगे। जब अम्ल यानी कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा साल्ट यानी कि लवण और एक बनेगा जल। ठीक है, दो चीज़ बनेंगी। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिंपल जो साधारण लवण होते हैं, जो सिंपल साल्ट्स होते हैं, वो होते क्या हैं। ठीक है, सिंपल साल्ट्स जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल बनते हैं। जैसे कि ये अम्ल है और ये क्षार है, ये आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद क्या बना? साल्ट बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया और जल निकल गया बाहर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद आता है इस चैप्टर में योगात्मक यौगिक यानी कि एडिशनल कंपाउंड्स। एडिशनल कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई? नाम से ही पता चल रहा है एडिशनल कंपाउंड क्या होता है। एडिशनल, ऐड किया गया, एक साल्ट के साथ दूसरे साल्ट को ऐड किया गया है। एक साल्ट के साथ जब दूसरे साल्ट को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? योगात्मक यौगिक या फिर एडिशनल कंपाउंड्स बन जाएगा। यानी कि एडिशनल कंपाउंड्स क्या होते हैं भैया? जब दो या दो से अधिक, दो ले लो, दो तो कम से कम हो, दो से ज़्यादा भी ले सकते हो। जब दो या दो से ज़्यादा सामान्य साल्ट्स के विलयनों को, जो सॉल्यूशन होते हैं उनके, दो या दो से अधिक हमने जो है सामान्य साल्ट्स ले लिए और उनके विलयनों को सामान्य अणु के अनुपात में, यानी कि सामान्य अणु के अनुपात में, अणु को होता है मोलिक्यूलर रेशो में अगर उन्हें मिला दिया जाए, ठीक है, तो उसको वाष्पित करने पर जो यौगिक मिलेगा, जो कंपाउंड्स मिलेगा, उसको कहेंगे हम एडिशनल कंपाउंड या फिर योगात्मक यौगिक। ये बात समझ में आ गई। साधारण लवण यानी कि सिंपल साल्ट्स क्या होते हैं, उसके दूसरे नंबर पर आता है योगात्मक यौगिक। देखिए बच्चों, अगर ये पॉइंट आप लोग समझ लोगे तो आपको ये जो हमारा जो टॉपिक है आज का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने में जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। योगात्मक यौगिक जब दो या दो से अधिक सामान्य लवण मतलब साल्ट्स, उनके सॉल्यूशन को आपस में मिलाएंगे, मिलाने के बाद वाष्पित करने पर क्या होगा? हमें मिलेंगे एडिशनल कंपाउंड यानी कि योगात्मक यौगिक मिलते हैं। अब ये यौगिक जो है दो प्रकार के होते हैं। ये कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के। एक तो होता है द्विक लवण यानी कि डबल साल्ट्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? डबल साल्ट्स। और दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो हमको चैप्टर का नाम दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। साधारण लवण, सिंपल साल्ट्स, योगात्मक यौगिक, एडिशनल कंपाउंड। और जो एडिशनल कंपाउंड होते हैं वो बनते हैं दो या दो से अधिक सामान्य लवणों से, और ये दो प्रकार के होते हैं भैया। एक तो होता है डबल साल्ट्स, एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजन यौगिक, जो चैप्टर का हमारे नाम है। समझ के बात? यानी कि ये कहाँ किसके टाइप से? ये है हमारे एडिशनल कंपाउंड्स के टाइप। तो द्विक लवण क्या होता है, डबल साल्ट्स क्या होता है भैया? इसकी कुछ गुण है, ये देख लीजिए। सबसे पहली बात तो ये क्रिस्टल रूप में मिलेंगे। क्रिस्टल जैसे नमक के दाने हुए, ये क्या है? क्रिस्टल के रूप। चीनी के दाने हुए, ये क्या है? क्रिस्टल के रूप। ओके, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। दूसरा, ये जल यानी कि वाटर या अन्य सॉल्वेंट यानी कि विलायक में क्या होता है? मिलाने पर क्या होता है? अगर इनमें मिलाएंगे तो जिनसे ये बने होते हैं, जिनसे ये डबल साल्ट्स बने होते हैं भैया, ये जो है जिनसे बने होते हैं उन्हीं में टूट जाते हैं। जिनसे ये बने होते हैं उन्हीं में मिलाने पर टूट जाते हैं। किसमें? जिनसे ये बने होते हैं, जिनसे इनको बनाएंगे उन्हीं में टूट जाएंगे। अगर इन्हें जल में मिला दिया जाए या फिर अनसोल्वेंट में मिला दिया जाए, किसी दूसरे सोल्वेंट में मिला दिया जाए, ठीक है, जैसे अल्कोहल में मिला दो, ठीक है, अल्कोहल भी क्या है? विलायक ही तो है। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये जो डबल साल्ट होते हैं, ये दो प्रकार, इनमें देखिए डबल साल्ट, जैसे कि मोहर साल्ट है। पहला क्या है? मोहर साल्ट। मोहर लवण का सूत्र लिखिए, ये पेपर में कई बार आ चुका है। मोहर लवण का क्या फॉर्मूला होता है, या डबल साल्ट क्या होता है? ठीक है, मोहर लवण जैसे FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2, इसमें
6 अणु जल के होते हैं इसमें। कितने? 6 अणु, 6 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं इसमें। और जो फिटकरी होता है हमारा, पोटासियम बोलते हैं उसको, उसमें होता है 24 जल के अणु होते हैं, यानी कि जल के 24 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके बच्चों, तो ये है मोरलेवन का फॉर्मूला, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। और जब इसको जो है जल में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, Fe2 प्लस 2 NH4 प्लस 2 Fe 2 SO4 माइनस प्लस 6H2O, यानी कि अलग अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये अलग हो जाएगा 6H2O। ओके, शुरू में लिखा है, ये जल में मिलाएंगे ना तो क्या हो जाएंगे, उन्हीं में टूट जाते हैं जिनसे बने होते हैं, टूट गए ना। दूसरा फिटकरी का क्या फॉर्मूला होता है, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, K2SO4 Al2 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। और इसको जब जल में डालेंगे तो ये भी जो है अपने आयनों में डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, इसमें। तो ये आयनों में, ये जल में मिलाने पर टूट जाते हैं भैया, इनको बोलते हैं डबल साल्ट, ठीक है ना। अब दूसरा टाइप क्या होता है, उप सहसंयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या होता है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये तो डबल साल्ट हो गया, इसी के बारे में पढ़ना है और इसी को पकड़ना है। अब इसी को पकड़ के हम इसके IUPAC नाम भी पढ़ेंगे, ठीक है। IUPAC नाम इस चैप्टर में बोर्ड में कम से कम 4 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। सभी को सिखाऊंगा। तो ये होते क्या है, पहले ये देख लीजिए, वे योगात्मक यौगिक ऐसे एडिशनल कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे एडिशनल कंपाउंड जो जल या अन्य सॉल्वेंट में अगर उन्हें मिलाया जाए, अगर उन्हें घोल दिया जाए तो उन लवणों के सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते जिनसे ये बने होते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, K4 FeCN6। और ये उप सहसंयोजन परिसर बोलते हैं इसको, ये रेंज होता है, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में रखते हैं इसको, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। और बड़े ब्रैकेट में एक तो सेंट्रल एटम होता है और एक होता है लिगेंड, एक तो लिगेंड होता है और एक होता है सेंट्रल एटम। ये जो बड़ा ब्रैकेट देख रहे हो आप लोग, बड़े ब्रैकेट में ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है, एक एग्जांपल है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इन्हें जटिल यौगिक भी कहते हैं, संकुल भी बोला जाता है, ठीक है। इनके 4 नाम है भैया। नंबर 1 जटिल यौगिक, इन्हें जटिल यौगिक भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके। दूसरे नंबर का संकुल या तीसरे नंबर का है संकर यौगिक। और चौथे नंबर का क्या है भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चौथे नंबर पे क्या कहेंगे इनको, उप सहसंयोजन यौगिक। समझ गए, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बात सबकी एक ही होती है। इसमें क्या बताया गया कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल या अन्य विलायकों में घोल दें तो उन लवणों के सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, ये देते, ये नहीं देते जिनसे ये बने होते हैं भैया, जिनसे ये बने होते हैं उन लवणों का परीक्षण ये नहीं देते, ठीक है। इसलिए जो है इनको उप सहसंयोजन यौगिक कहा जाता है। समझ गए, एग्जाम्पल के लिए ये, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट होगा वो होगा पॉजिटिव और दूसरा पार्ट होगा वो निगेटिव, ओके। पहला पार्ट कोई भी आए, ये पहले आ सकता है, देखो जैसे केस में तो ये पॉजिटिव होगा और ये होगा निगेटिव। ऐसे बहुत सारे जो है कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनके हम IUPAC नेम भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उनके बारे में ये सीखेंगे IUPAC नेम को जो है किस प्रकार से बनाया जाता है। उससे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स, व्हाट इज लिगेंड्स। लिगेंड्स को अगर बच्चों आप लोग समझ गए तो ये समझो कि चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं हम लिगेंड्स की तरफ। एक बार जो है इसका सारे का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए बच्चों, अब आते हैं लिगेंड की तरफ। किसकी तरफ, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं भैया, लिगेंड्स एक ऐसे आयन होते हैं या परमाणु होते हैं या अणु होते हैं, ऐसे आयन्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो केंद्रीय धातु आयन यानी कि सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन जो केंद्रीय धातु आयन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देते हैं, वे क्या कहलाते हैं हमारे। और उपसहसंयोजी बंध भी बनाते हैं साथ में, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, उपसहसंयोजी बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये वाला याद आ गया होगा, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। ऐसे आयंस
या परमाणु या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और उनके साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, उपसहसंयोजी बंध यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं भैया। ओके, अब ये क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन क्या होता है भैया। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ K4FeCN6, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको। ओके, साधारण नाम क्या है इसका, रासायनिक नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आईयूपीएसी नाम जब सिखाऊंगा, जब बताऊंगा आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका। तो इसमें देखिए ये क्या है हमारा, ये जो ये होता है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन भी बोल सकते हो, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन भी बोल सकते हो। ये क्या है हमारा, लिगेंड, क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड्स, समझ गए, ठीक है। और इसको इस बड़े कोष्टक में रखा जाता है, इसको इस बड़े कोष्टक में रखा जाता है। जब तक ये बड़े कोष्टक में है तब तक तो इसका नाम लिगेंड के अकॉर्डिंग बोला जाएगा, और जब ये इससे बाहर हो जाएगा, मान लिया CN यहाँ भी है और CN जो है बाहर भी है, तो बाहर इसको साइनो पढ़ेंगे, बस क्या पढ़ेंगे, साइनो, ये साइनाइड, ये क्या हो जाएगा, साइनाइड, बाहर क्या पढ़ेंगे इसको, साइनाइड, लेकिन यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है, साइनो, यहाँ पे क्या है, साइनाइड, समझ गए, ये क्या है, साइनाइड, और यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा। जब आईयूपीएसी नेम चलेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, अभी के इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये समझिए जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो ये होता है, एक ये डी ब्लॉक एलिमेंट का तत्व है, क्या है, आयरन, ठीक है। ये क्या करते हैं, जटिल यौगिक रिप्रेजेंट करते हैं, संकर यौगिक बनाते हैं, ठीक है, जटिल कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये है इसका निगेटिव पार्ट, ये सारा इसको बोलते हैं उप सहसंयोजन परिसर। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजन परिसर, नाम लिख रहा हूँ मैं, उप सहसंयोजन परिसर, सहसंयोजन परिसर, रेंज बोलते हैं इसको, सहसंयोजन परिसर, ये इसकी रेंज है यहाँ तक। इसमें क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे और ये एटम होगा। एक से ज़्यादा भी लिगेंड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही लिगेंड हो, एक से ज़्यादा भी लिगेंड हो सकता है, CN के साथ साथ और भी लिगेंड आ सकते हैं, समझ गए ना। तो ये हुआ हमारा केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, जो आयन या परमाणु या मोलिक्यूल्स जो केंद्रीय धातु आयन को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं भैया, लिगेंड कहलाता है। जैसे कि ये जो CN है, ये इसको क्या देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इसका मतलब ये क्या हुआ, CN, ये क्या हुआ, लिगेंड हुआ। ओके, अब देखिए लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स 3 टाइप के होते हैं भैया हमारे, आवेश के आधार पर, या बोल सकते हैं बेस ऑफ चार्ज, चार्जेस के बेस पर इनको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पार्ट है ऋणावेशित लिगेंड यानी कि एनायनिक लिगेंड्स, जिनमें मतलब जिन पर चार्ज माइनस का होता है ना, वो सारे क्या कहलाते हैं हमारे, ऋणावेशित लिगेंड यानी कि निगेटिव लिगेंड्स भी बोल सकते हैं इनको, या फिर एनायनिक लिगेंड्स भी बोला जा सकता है। ओके, Cl-, F-, Br-, S2-, SO4 2-, ठीक है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। ये है हमारा धनावेशित लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कैटायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड्स में ये आते हैं हमारे NO+, NH2, NH3+, और बहुत सारे आएंगे। ओके, बाद में लिखवाऊंगा मैं, अभी जब आईयूपीएसी नेम चलेंगे सारे लिखे जाएंगे, धनावेशित लिगेंड्स भी क्या लिखे जाएंगे, ऋणावेशित लिगेंड्स भी लिखे जाएंगे, और उदासीन लिगेंड्स को भी नाम लिखे जाएंगे। ओके, तब सारी डिटेल में तब करेंगे इनको। फिलहाल ये देख लें लिगेंड्स क्या होता है और लिगेंड्स के टाइप्स क्या होते हैं, ऋणावेशित, धनावेशित और उदासीन यानी कि न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स और आयनिक लिगेंड्स। उदासीन में कौन कौन से आते हैं, CO, H2O, NH3, ठीक है, ROH यानी कि एल्कोहल, ठीक है, इसको क्या बोलो, एल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये टिप्स है, 3 टाइप्स के होते हैं, और लिगेंड्स की डेफिनेशन है हमारी ये, समझ गए। अब इनमें भी टाइप्स होते हैं, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड, चतुर्दंती लिगेंड या बहुदंती लिगेंड्स, ठीक है, समझ गए ना। तो वे क्या होते हैं, एक बार उनके बारे में भी देख लीजिए। फिलहाल इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, लिगेंड और उसके टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, किसके आधार पर, आवेश के आधार पर। बात समझ में आ गई। सबसे पहले उपसहसंयोजन यौगिक किसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, सिंपल कंपाउंड क्या होता है, सिंपल कंपाउंड से मिलकर क्या बनते हैं हमारे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, कौन कौन से वाला, कौन कौन से बताया, डबल साल्ट और क्या बताया था, जो हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो डबल साल्ट और मोहर, उसमें बताया था मोहर लवण, और दूसरा क्या बताया, पोटाशियम, समझ गए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम चलते हैं आईयूपीएसी नेम की तरफ।
और इसके और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जो है तुम इतना भी कर लोगे तो भी बहुत काफ़ी है। लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा एक दंती लिगेंड क्या होता है, द्विदंती लिगेंड क्या होता है, और त्रिदंतिक और ये सारे टाइप। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब एक दंती लिगेंड, ठीक है, अब एक दंती लिगेंड क्या होता है, द्विदंती लिगेंड क्या होता है, और बहुदंती लिगेंड क्या होता है, ये भी देख लीजिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, लिगेंड पढ़ा। लिगेंड कितने टाइप के होता है, 3 टाइप के, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन लिगेंड। उनके मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, या ये भी कह सकते हैं कि वह एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ठीक है। दाता परमाणु जो होता है वो केवल कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक ही। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो उसे कहेंगे एक दंती लिगेंड यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, मतलब ये लिगेंड है और ये क्या है, कोई क्या मेटल है, ये लिगेंड है, ये मेटल है। ये लिगेंड इसको जो है एक ही युग्म प्रदान कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये लो, ये युग्म लिगेंड ने इसको दे दिया, ठीक है। उनमें क्या है, H2 है, ऐसा लिगेंड क्या है, H2 है, NH3 है, ये उदासीन है, ठीक है। ये क्या है, हमारे निगेटिव है, और ये क्या है, हमारे पॉजिटिव है, ठीक है। ये कैटायन है, ये एनायन है, और ये क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। ये भी 3 टाइपों में मिलते हैं, तीनों टाइपों में मिलते हैं। ये भी, ये जो हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक दंती लिगेंड जो होता है, ये भी जो है तीनों टाइप में मिलते हैं हमारे, ठीक है। H2O, NH3, Cl-, F- और NO+, ठीक है। इनको देख लेना बच्चों एक बार, क्योंकि ये क्या करते हैं भैया, ये लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, मतलब ये केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान दे दिया तो इन्हें कहेंगे एक दंती। अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान देते तो इन्हें क्या कहेंगे, द्विदंती यानी कि बाइडेंटेट। और अगर इन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा दे दिया तो उन्हें क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड यानी कि बहुदंती लिगेंड। कैसे भाई, ये तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं, ये कितने दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, एक ये और एक ये। एग्जाम्पल के लिए ये ईएन बोले तो एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन पढ़ेंगे बच्चों इसको, और इसे ईएन से रिप्रेजेंट कर देंगे, किससे, ईएन से, खाली ईएन लिख देंगे इसकी जगह तो काम चल जाएगा, एथिलीन डाइएमीन। ओके, यहाँ पे बहुदंती लिगेंड यानी कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, वे लिगेंड जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं। ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। इसका नाम क्या है, ट्राई एमिनो प्रोपेन 1 2 3 प्रोप पे नाम पड़ा, ये एमिनो प्रोपेन। समझ गए इतनी बात, तो ये बस ये बात याद रखना, एक दंती, द्विदंती और त्रिदंती, या मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और ये पॉलीडेंटेट। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं ये वाले लिगेंड, और ये वाले लिगेंड क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं। किसको देते हैं भैया, केंद्रीय धातु परमाणु को। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, अभी बताया था, K4 FeCN6 का मैंने एग्जाम्पल भी लिया था। और यहाँ पे ये क्या है, ये मेटल है, ये है M, और ये क्या है, लिगेंड यानी कि L इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, समझ गए। तो ये 2 देता है, ये कितने देता है, 1 देता है। ये क्या है, 3 देता है। ये क्या था, 2 से ज़्यादा देता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, ठीक है। वो अलग टाइप हो जाएंगे इनके। तो लिगेंड में इतना बहुत है, ये बच्चों याद करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, और नीट एग्जाम में भी जो है इनको ये तुम्हें पता होने चाहिए कौन कौन से है। इसके बाद इसके बाद जो हम चल रहे हैं, अब चल रहे हैं IUPAC नेम पर। IUPAC नाम सब बच्चों को जो है 1 मिनट में सिखा दूंगा, 1 मिनट में। यहाँ पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब चलते हैं हम कहाँ पे, हमारे IUPAC नेम, ठीक है। जो हमारे संकुल यौगिक हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, उनके हम क्या करेंगे, अब IUPAC नेम निकालना सीखेंगे अभी मिनटों की सेकंड में। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए बच्चों, अब देखिए अल्फ्रेड वर्नर ने IUPAC नाम 1990 की बात है, देखो 1990 की, 1990 की बात है। अल्फ्रेड वर्नर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, ठीक है, IUPAC नामकरण यानी कि सिस्टम को प्रतिपादित किया। यानी कि ये जो सिस्टम प्रतिपादित किया, ये किसने प्रतिपादित किया, ठीक है, ये किया है अल्फ्रेड वर्नर ने। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे उपसंयोजन यौगिक हैं, उनके IUPAC नाम का जो IUPAC नामकरण किया है, जो सिस्टम दिया है, ये
उसको प्रतिपादित किया किसने? अल्फ्रेड वर्नर ने। 1990 की बात है, 1990 की बात है ये। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों ये लिख इसलिए पहले जाता है ताकि आप लोगों को वीडियो ये शॉर्ट मिल सके, यानी कि छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कराया जा सके, बस यही उद्देश्य है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं, देखिए फुल फॉर्म में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आई इंटरनेशनल, यू यूनियन ऑफ प्योर, पी प्योर, एंड तो लगता है ये ए से अप्लाइड और ये है केमिस्ट्री, सी से केमिस्ट्री, IUPAC नामकरण। सब बच्चों को पता होगा, ये आप लोगों ने जो है 10th क्लास में भी सीखा होगा। अब देखिए कुछ रूल्स हैं, अगर ये रूल्स आप लोग पढ़ लेते हो तो कोई 1% भी 0.001% भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कितना भी वीक स्टूडेंट है वो भी सीख जाएगा। देख लीजिए, बिल्कुल जड़ से धनात्मक का नाम पहले लिखा जाएगा, ऋणात्मक का नाम लिखा जाएगा बाद में। अगर मान लिया हमें एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, जटिल यौगिक दे दिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? धनात्मक का नाम पहले लिखेंगे और ऋणात्मक का नाम बाद में। पहले रूल्स देख लीजिए, उसके बाद जो है मैं ये आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले क्या होगा? धनात्मक का नाम, जो हमारा धनात्मक होता है उसका नाम पहले लिखेंगे और ऋणात्मक का नाम जो है बाद में लिखेंगे। ऋणात्मक पार्ट जो होता है उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। उप सहसंयोजन यानी कि कोऑर्डिनेशन फील्ड में, कोऑर्डिनेशन फील्ड की बात करें अगर, ये वाला ये होता है कोऑर्डिनेशन फील्ड। कोऑर्डिनेशन फील्ड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन फील्ड। इसके इधर भी कुछ रहेगा, या तो इधर रहेगा, या फिर इधर नहीं रहेगा तो इधर रहेगा कुछ, कोई भी ग्रुप या कोई भी एटम इधर रहेगा, आयन इधर रहेगा या इधर रहेगा। समझ गए बात? या तो ये पार्ट इधर रहेगा या ये पार्ट इधर रहेगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन फील्ड में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये FeCN6। भाई एक ही एग्जाम्पल को लेकर मैं क्यों समझा रहा हूँ? ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। और बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आप लोगों को, देखते रहना अभी तुम देखते रहना। ठीक है, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का, मतलब पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा फिर इसका। अगर ये उपसेचन परिसर के अंदर है, उपसेचन परिसर की बात हो रही है भैया, उपसेचन फील्ड यानी कि कोऑर्डिनेशन फील्ड की, उपसेचन परिसर कोऑर्डिनेशन फील्ड की बात हो रही है केवल। पहले तो इसके लिखेंगे धनात्मक पार्ट का, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें पहले किसका लिखा जाएगा? लिगेंड का नाम। और लिगेंड में भी पहले किसका लिखा जाएगा भैया? पहले ऋणात्मक लिगेंड का लिखेंगे, फिर उदासीन लिगेंड का लिखेंगे और फिर लिखेंगे धनात्मक लिगेंड का। पहले क्या लिखेंगे? एनायनिक, फिर लिखेंगे किसका? न्यूट्रल का, और फिर लिखेंगे कैटायनिक लिगेंड्स का नाम। ओके, ये बात ध्यान रखोगे। पहले हम लिखेंगे एनायनिक लिगेंड्स यानी कि ऋणायन लिगेंड, उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स यानी कि उदासीन लिगेंड, उसके बाद तीसरा धनात्मक लिगेंड्स यानी कि न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखेंगे। पहले ऋणात्मक, फिर उदासीन, फिर धनात्मक बाद में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहेंगे लिगेंड का नाम। लिगेंड में भी सबसे पहले ऋणात्मक, फिर उदासीन, फिर धनात्मक। उसका नाम लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे हम? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। बाद में क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद जो है रोमन काउंटिंग में क्या लिखेंगे हम? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ये तीनों रूल समझ में आ गए। पहले धनात्मक, फिर ऋणात्मक, और फिर उपसेचन परिसर पर यदि हम आएंगे तो उसमें पहले ऋणायन, फिर उदासीन, फिर धनात्मक। ठीक है, बीच में ये नहीं लगेगा हाइफन, ये जो बीच में लगा देते हैं कि भाई पहले ऋणात्मक का लिख दिया क्लोरो, और फिर दूसरे का लिख दिया तो फिर ये लगाएंगे बीच में, ऐसा कुछ नहीं लगेगा इसमें। समझ गए? और जैसे पे यहाँ पे स्टार्टिंग में ये लिखा है ना K4, तो ये टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यहाँ नहीं लगेगा। उप सहसंयोजन परिसर के जो अंदर है यानी कि कोऑर्डिनेशन फील्ड के जो अंदर है उसमें लगेगा। जैसे यहाँ हेक्सा है, 6 है, यहाँ पे यहाँ क्या है? 6 है, तो यहाँ तो लगेगा, लेकिन यह बाहर है या तो इधर है या इधर है, इनमें नहीं लगेगा। ना तो लगेगा टेट्रा, ना डाई, ना ट्राई, ना पेंटा, ना हेक्सा, कुछ भी नहीं लगेगा। केवल क्या लगेगा? उप सहसंयोजन परिसर के अंदर लगेगा, हेक्सा, टेट्रा, पेंटा जो भी लगेगा। ये बात समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। तीसरा रूल क्या कहता है? ऋणात्मक लिगेंड में यदि अंत में 8 आता है, क्या आता है? 8 आता है, या यानी कि ITE या ATE आता है, तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा भैया उसमें? O। क्या जुड़ जाएगा उसमें? O जुड़ेगा। अगर कोई ऋणात्मक लिगेंड है और उस जैसे नाइट्रेट है, NO3- नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट है तो इसको पहले वैसे तो आयन है तो नाइट्रेट है। अगर ये लिगेंड यानी कि उपसेचन परिसर के अंदर आ गया NO3, तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। क्या लिखेंगे इसको? नाइट्रेटो। समझ गए? इसको लिखेंगे फिर नाइट्रेटो, O लग जाएगा ऊपर।
ये बात समझ गए। अभी करके बताऊंगा भैया, पहले इन रूल्स को समझ लीजिए। उसके बाद ऋणात्मक लिगेंड में यदि आइड आ गया, क्या आ गया, यदि आइड आ गया लिगेंड में, यदि आइड आ गया तो जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो अंत में क्या लग जाएगा भैया, ओ जुड़ेगा भैया, इसमें भी ऋणात्मक लिगेंड में ओ जुड़ेगा। सिंपल सी बात ये है, ऋणात्मक लिगेंड में क्या जुड़ेगा, ओ जुड़ेगा। जैसे मान लिया CN है, ये क्या आ गया, CN है भैया, CN आ गया तो वैसे तो ये साइनाइड है, आइड आ गया लास्ट में, साइनाइड, साइनाइड, CN का क्या होता है, साइनाइड, CYNID, साइनाइड हो गया, आइड आ गया ना लास्ट में। लेकिन जब लिगेंड का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, जब अगर वो इस परिसर के अंदर है तो क्या हो जाएगा, साइनाइडो, ओ लगेगा, साइनाइडो लगेगा। ये बात समझ गए। अभी ये रूल्स मैं मिटाऊंगा नहीं, आईयूपीएसी नाम जो आपको जो है करके दिखाऊंगा सारे रूल्स के साथ साथ। ओके, रूल नंबर 5 धनात्मक लिगेंड। इसके बाद ऋणात्मक की बात होगी, अगर ITE आता है या ATE आता है बच्चों तो क्या जुड़ जाएगा, ओ। यदि आइड भी आएगा तो भी ओ ही जुड़ेगा। कितने कमाल की बात है, ओ ही जुड़ेगा। अगर धनात्मक हुआ, अगर धनात्मक हुआ लिगेंड तो उसके अंत में क्या जुड़ेगा भैया, EM। अगर धनात्मक लिगेंड हुआ तो उसके अंत में क्या जुड़ेगा, EM। ठीक है, जैसे ये है NO2 तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम, क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोनियम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम। ये धनात्मक लिगेंड है तो नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, समझ गए, ये नाइट्रोनियम। आगे करके दिखाऊंगा। धनात्मक में क्या हो जाएगा, EM जुड़ेगा, ऋणात्मक में O जुड़ेगा, धनात्मक में क्या जुड़ जाएगा, EM, IUM या हिंदी में कहेंगे तो EM। ठीक है, यदि उदासीन है तो उसका नाम ऐसा ही रहेगा। अगर लिगेंड उदासीन है तो उसका नाम ऐसा का ऐसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे ये जल है, यहाँ पे क्या है, जल है, जल है H2O, H2O को क्या लिखेंगे, एक्वा। CO को क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, क्या लिखेंगे, जैसे H2 है, H2O को क्या लिखेंगे, एक्वा। EN है एथिलीन, एथिलीन डाइअमीन है, EN, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे भैया, एथिलीन डाइअमीन लिखेंगे, बस जो इसका नाम है वही लिख देंगे। H2O को एक्वा लिखा जाता है, CO को कार्बन, एमीन होता है, एमीन, एमीन होता है NH2, एमीन होता है, एमीन को एमीन ही लिखेंगे क्योंकि उदासीन है। तो जो उदासीन है उसका वही नाम रहेगा जो है, और जो धनात्मक है उसमें जुड़ जाएगा EM, और जो ऋणात्मक है उसके अंत में जुड़ जाएगा O। सही है। अब आ जाओ यहाँ पे रूल नंबर 8 पर, केंद्रीय धातु आयन। ये तो हुई लिगेंड्स की बात। अब है केंद्रीय धातु आयन, जो यहाँ पे होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, कौन देते हैं, लिगेंड देते हैं। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन, बिल्कुल जड़ से बच्चों, केंद्रीय धातु आयन CMA, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ये इनके धातु होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक्ड एलिमेंट है। यदि ऋणात्मक संकुल में तो उसके नाम के अंत में 8 जुड़ेगा। अगर मान लिया ऋणात्मक संकुल है भैया, अब बात सुन लो, ये ऋणात्मक संकुल है, देखो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, भाई यहाँ देखो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक संकुल है तो ये जो आयरन है ना, ये जो आयरन है फेरस जो है Fe, ये जो आयरन है, अगर भाई ये तो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। अगर ये इधर है मतलब ऋणात्मक संकुल है तो उसमें अगर केंद्रीय धातु आयन की बात करेंगे तो उसके अंत में जुड़ेगा 8, यानी कि ये फेरस है तो ये हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, ये फेरेट, क्या लिखेंगे इसको, फेरेट, वो करके दिखाऊंगा। ये 8 जुड़ जाएगा। अगर ऋणात्मक संकुल है भैया, अगर यहाँ ये है और यहाँ पे जो है Na2 आ जाए मान लिया, और यहाँ पे कुछ और हो, और यहाँ पे कोई धातु है, यहाँ पे कोई धातु है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 जुड़ जाएगा लास्ट में। और यदि धनात्मक है, यदि धनात्मक है या उदासीन है तो वही रहेगा जो है। अगर धनात्मक या उदासीन है तो क्या रहेगा, वही रहेगा। जैसे कि CuNH3 का होल थ्राइस मान लो चलो, और ये क्या है SO4, तो ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है निगेटिव। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये है निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो कॉपर का कॉपर ही रहेगा, कॉपर का कॉपर ही रहेगा। 8 कब जुड़ेगा, जब ये इधर हो। अगर ऋणात्मक संकुल है, अगर कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है तो क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। अगर नहीं है, उदासीन है या वो है, तो क्या जुड़ेगा भैया, ये क्या जुड़ेगा, कुछ भी नहीं जुड़े। उदासीन है तो कुछ भी नहीं जुड़ने का। और अगर ये इधर होता है, ऋणात्मक होता है, ये संकुल, संकुल का मतलब परिसर के अंदर है। अगर केंद्रीय धातु परमाणु तो क्या जुड़ेगा बच्चों, क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। किसमें, धातु में, जो धातु है हमारी केंद्रीय धातु है उसमें क्या जुड़ेगा, 8। और अगर धनात्मक और उदासीन है तो उसमें कुछ भी नहीं जुड़ा, वही रहेगा। अगर परिसर है, परिसर के इधर या इधर, परिसर से बाहर वाला ऐसा का ऐसे लिखा जाएगा
इधर हो या इधर हो, ऐसा कैसे लिखेंगे? मैंने बताया इधर हो तो इसको पोटेशियम लिखेंगे, ना कि इसको टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, डाई, ट्राई, यहाँ कुछ भी हो, 4 हो, 5 हो, 6, उससे कोई लेना देना नहीं आपको। बाहर हो या इधर हो या इधर, लेफ्ट हो या राइट हो, इसके लेफ्ट हो या राइट हो, उसमें आपको हेक्सा, पेंटा कुछ भी नहीं लगाना। ऐसा कैसे? पोटेशियम है पोटेशियम लिख दो, सोडियम है सोडियम लिख दो, जो भी है वही लिखना है भैया, कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। और एक बात और, जब इसका नाम पूरा हो जाए तो उसके अंत में क्या लगाओगे? रोमन अंक में, रोमन अंक, रोमन डिजिट होता है, उनकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, यानी कि उपसंयोजन संख्या लिखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है उनको, उनका, जो कि मैं अब लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। ये हमारे कितने रूल है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कहाँ गया? 7 ये रहा, ये 7 है, और ये क्या हो जाएगा? 8 रूल है, केवल 8 रूल। और आप लोगों को जो है ये सारे रूल जो है अगर लर्न कर लोगे, यानी कि अच्छे से देख लोगे, लर्न तो ये हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने आईयूपीएसी नाम की तरफ, ठीक है। आईयूपीएसी नाम से पहले मैं आप लोगों को जो है कुछ वो दिखा रहा हूँ, उसमें धनात्मक लिगेंड अलग है, ऋणात्मक लिगेंड अलग है, और उसके बाद उदासीन लिगेंड अलग है। एक बार उनको 2 मिनट तक देखो, उनका स्क्रीनशॉट लेके एक तरफ रख दो, समझ गए। अब हम चलते हैं आईयूपीएसी नेम की तरफ। देखिए बच्चों, अब हम आईयूपीएसी नेम करा रहे हैं आपको। आईयूपीएसी नेम, ये रूल्स देख लेना एक बार, और उसके बाद जो है आईयूपीएसी नाम यहाँ पे देखिए एकदम चुटकियों में ऐसे। ये है CuNH3 का होल 4, और ये है हमारा कोऑर्डिनेशन फील्ड, ठीक है, SO4। तो सबसे पहले रूल क्या है भैया? पहले धनात्मक का लिखेंगे और बाद में लिखेंगे ऋणात्मक का, यानी कि पहले धनायन का और फिर ऋणायन का। धनायन कर लो इसे, पहले धनायन का और उसके बाद ऋणायन का। तो जो पहले आएगा वही धनायन है, और जो बाद में आएगा वही ऋणायन है। ये बात होगी। पहले इसका नाम लिखा जाएगा, इसमें भी ये ध्यान रखो, उपसंयोजन परिसर में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है इसमें? NH3। फिर ये देखेंगे NH3 में क्या है, ये ऋणात्मक है? नहीं है। ये क्या है? उदासीन है? उदासीन है। NH3 क्या है? उदासीन। तो टेट्राएमीन क्या हो जाएगा? टेट्राएमीन। इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन। 1 मिनट, ये हो जाएगा हमारा टेट्राएमीन। पहले पॉजिटिव वाले का लिखेंगे भैया, टेट्राएमीन। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है, ध्यान से देखो भैया। उपसंयोजन परिसर क्या है? प्लस वाला है भैया। प्लस वाला होगा तो इसके नाम में ये जो कॉपर है, ये कैसे लिखा? रूल नंबर यहाँ पे आ जाओ। यदि धनात्मक कॉम्प्लेक्स है या उदासीन है, तो उदासीन का मतलब क्या हुआ? मतलब उसमें यही वाला पार्ट है, बस ये वाला पार्ट है, बस ये है ही नहीं, उसे बोलेंगे उदासीन। तो अगर धनात्मक है तो जो नाम है वही रहेगा। अब इसका नाम क्या है? कॉपर है। कॉपर का कॉपर लिख दो यार, क्यों घबरा रहे हो? कॉपर, ये लिख दिया कॉपर। अब हम लिखेंगे उपसंयोजन परिसर में यहाँ पे लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये बाद का काम है, ठीक है। इसको जो है साथ साथ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और भी टेट्राएमीन कॉपर। एमीन क्या है? उदासीन है ना, उदासीन लिगेंड। अब ध्यान पे यहाँ पे आ जाओ। धनात्मक यदि उदासीन है, लिगेंड की बात चल रही है, ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड, और ये क्या है? उदासीन लिगेंड। यदि उदासीन लिगेंड है तो उसका नाम ऐसा ही रहेगा। अगर उदासीन लिगेंड है तो उसका नाम ऐसे ही रहेगा। मैंने सारे लिगेंड धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन, देखो ये एक बार आपको देखने पड़ेंगे कि उदासीन कौन से हैं, धनात्मक कौन से और ऋणात्मक कौन से हैं। ये मैं आप लोगों को, ठीक है, दिखा दिए हैं। उनमें एक बार देख लो कि उदासीन कौन से, धनात्मक कौन से हैं, ठीक है। सामने भी देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या? टेट्राएमीन कॉपर, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। और ये क्या हो जाएगा? सल्फेट। ये क्या हो जाएगा भैया? सल्फेट। ये हो जाएगा सल्फेट। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसको साफ इसलिए नहीं करा ताकि रूल को साथ साथ समझा सकूं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है? हेक्सा एक्वा। हेक्सा भाई 6 है ना, 6 पे हेक्सा लगेगा। हेक्सा प्लस है ना, अब भी ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाले का पहले लिखा जाएगा। और पहले में भी लिगेंड, उपसंयोजन परिसर वाला अगर पहला आ रहा है तो उसमें भी लिगेंड का पहले लिखेंगे। लिगेंडों में भी पहले ऋणात्मक लिखेंगे, फिर उदासीन का। ऋणात्मक जब इसमें है ही नहीं तो उदासीन पाओ, उदासीन है तो उदासीन का। 6 ये H2O क्या है? एक्वा। इसको क्या लिखेंगे? एक्वा। भैया उदासीन है तो ऐसा कैसे लिख दो? तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा, ठीक है। हेक्सा
हेक्सा एक्वा, और उसके बाद ये क्या भैया, ये प्लस वाले में अगर धनात्मक परिसर है ये, और उसमें अगर धातु परमाणु आ रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु, तो उसका नाम ऐसा कैसे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ कॉपर लिखा गया ऐसे यहाँ क्या लिखा जाएगा, फेरस लिख दो। ऐसा क्या लिखा जाएगा यहाँ, फेरस, या आयरन भी लिख सकते हो, आयरन। और ये क्या हो जाएगा, सल्फेट, ये क्या हो जाएगा, सल्फेट। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। पहला जो आओगा वो पॉजिटिव और जो बाद में आओगा वो निगेटिव। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे इस पे आ जाओ। अब देखो ये आयनों वाला भी ले लिया मैंने, इसमें क्या है, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन, ये पॉजिटिव दिखा रहा है ना, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है हेक्साएमीन, 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 एमीन, NH3 को एमीन लिखेंगे, हेक्साएमीन। और ये क्या, प्लस वाले में तो कोबाल्ट, अगर माइनस होता ना यहाँ तो कोबाल्टेट लिखते, क्या लिखते, कोबाल्टेट। ठीक है, 8 जुड़ जाता तो कोबाल्टेट लिखते, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट। ऐसा कैसे लिखा जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और यहाँ पे क्या आएगा, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो बताऊंगा। ठीक है ना, वो निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को। वैसे तो जो आयन होते हैं, आयनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है भैया, इसका वो उसमें बताऊंगा, एक साथ ही बताऊंगा सारी चीज़। हेक्साएमीन कोबाल्ट उपसंयोजन जो संख्या है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे, या ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं, उसको मैं आप लोगों को अभी अभी निकाल के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, एक साथ। इसके बाद यहाँ पे देखो K3, अब देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। अब उपसंयोजन परिसर वाला इधर आ गया ना, इधर आ गया ना, तो सबसे पहले क्या लगेंगे, पॉजिटिव वाले का पहले लिखेंगे नाम, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ऐसा कैसे लिख दो, ना ट्राई, ना पेंटा, ना टेट्रा, ना हेक्सा, बताया अभी, तो ये हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर इस पे आएंगे, इसमें पहले लिगेंड का लिखेंगे, ये ऋणात्मक है ना, लिगेंड का लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा। अगर ऋणात्मक लिगेंड है, अगर ऋणात्मक लिगेंड है, साइनाइड है ना, ये क्या है, साइनाइड, तो इसके आइड आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, अगर ऋणात्मक लिगेंड है, आइड आ रहा है, ये साइनाइड है। अगर आइड आ रहा है तो अंत में लगाएंगे ओ, यानी कि साइनाइडो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो। भैया रूल को देखते रहो, साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। और ये ऋणात्मक लिगेंड के साथ देखो, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये ऋणात्मक पार्ट है। ऋणात्मक पार्ट में अगर केंद्रीय धातु आयन आ रहा है, यहाँ पे आ जाओ, ऋणात्मक संकुल में है, अगर केंद्रीय धातु ऋणात्मक संकुल में है, तो उसके नाम के अंत में क्या जोड़ोगे, 8, तो क्या हो जाएगा, फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट। और बाद में क्या लगाओगे, जो भी हमारा उप कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या है, 3O 4O 4O पोटेशियम, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव पार्ट है सारा, यहाँ से लेकर वहाँ तक। ठीक है, तो पॉजिटिव का पहले लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम। वीडियो अगर बच्चों समझ में आ रहा हो, बढ़िया लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना बच्चों चैनल को। ठीक है ना, और मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आया या नहीं आया, और आगे के जो है सर इस टॉपिक पर आप हमें वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, यह है पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। इसके बाद ये फिर ऋणात्मक आ गया, फिर ऋणात्मक में पहले लिगेंड का लिखा जाएगा। भैया लिगेंड में भी पहले ऋणात्मक लिगेंड का लिखेंगे, ये देखो पहले ऋणात्मक का, तो पेंटासाइनो, पेंटासाइनो, पेंटासाइनो हो गया, पेंटासाइनाइडो लिख लो चलो, अगर साइनाइड है ना तो पेंटासाइनाइडो, साइनाइडो, पेंटासाइनाइडो। उसके बाद ये कौन है, उदासीन, उदासीन है ना, उदासीन लिगेंड, इसका क्या आएगा, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, इसका नाम ही नाइट्रोसिल है, तो उदासीन का तो वही रहेगा, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। उदासीन का देखो ध्यान से, धनात्मक है, ऋणात्मक है, यहाँ पे उदासीन, उदासीन का नाम वही रहेगा, उदासीन का नाम क्या रहेगा, वही रहेगा। देखो उदासीन है तो उसका नाम वही रहेगा। अगर ऋणात्मक संकुल में उदासीन लिगेंड है, अगर ऋणात्मक संकुल में उदासीन लिगेंड है, तो उसका नाम ऐसे कैसे लगा, नाइट्रोसिल लिख दिया, और इसके बाद में लिखोगे आप जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है निकल के, वो लिखोगे, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया हमारा, ये देखो, समझ में आ गई ना बात। तो ये रूल्स पढ़ते जाना और करते जाओगे, कोई सा भी उठा लेना, सारे के सारे 1 सेकंड नहीं लगाओ करने में, तुरंत कर दोगे। बस एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना और सीख लो इनका, और फटाक से जो है तुरंत। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चलते हैं।
हाँ तो बच्चों अब देख लीजिए इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं। ये जो मैंने बताया खाली छोड़े हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद करने पड़ेंगे Na का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1 होता है, Cl का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, NO का 0, NH3 का 0, H2O का 0, CO का 0, Cl का -1 और सल्फर का +6 होता है। ठीक है, ये वाले देख लेना एक बार, प्रैक्टिस करोगे तुरंत याद हो जाएंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसकी। Na का +1, Cl का -1, ऑक्सीजन का -2 और ये जो है उदासीन होते हैं तो इनका 0, जो जितने भी उदासीन है उनका 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले मैं यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यानी कि उप सहसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखो भैया ये आयन है, आयनों में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो डायरेक्ट देखो जितने लिगेंड जुड़े रहेंगे, जितने लिगेंड जुड़े हैं वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कितना है इसका 2 आंसर। इसमें कितने लिगेंड जुड़े हैं 3, तो इसका आंसर कितना है 3। समझ गए। इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना आएगा 5। ठीक है, इसके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसमें आएगा 6। जितने लिगेंड जुड़े हैं भैया केंद्र धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़ेंगे वो क्या कहलाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उपसहसंयोजन संख्या। हमें क्या निकालना है यहाँ ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी ये तो पता चलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगी बस जितने लिगेंड जुड़े रहेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, बस ठाका छुट्टी। ये तो हो गया हमारा उपसहसंयोजन संख्या। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर पे 11वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, जिसका हमें ऑक्सीजन संख्या चाहिए उसको मान लेंगे हम क्या x, और इसमें एक और ऐड कर लेना पोटेशियम का भी +1 होता है, पोटेशियम का +1 क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या। समझ गए भाई, इसे समझ लो। उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो होती है केंद्र धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड रहेंगे वो उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या अलग है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, जितना उस पर आवेश होगा वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। जैसे इस पर क्या है धनायन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भैया 1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे 0। यहाँ पे अगर इसकी उदासीन की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3। समझ गए, तो +3 ये बात समझ में आ गई, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। बात समझ गए। तो अब क्योंकि उदासीन है, अब आ जाओ यहाँ पे भैया, अब यहाँ पे हम ये तो बात समझ में आ गई, इसमें रफ करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ऑक्सीडेशन नंबर ये है और उपसहसंयोजन नंबर ये है। ये लिगेंडों के साथ जुड़े जितने लिगेंड रहेंगे वो उसका उपसहसंयोजन संख्या, और जितना हमारा ऊपर चार्ज रहेगा वो क्या है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम इनमें निकालना, हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए ये ले लो स्क्रीनशॉट। अब आते हैं देखिए, पहली बात इसमें निकालना है, हमने मान लिया कॉपर की निकालनी, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया x, मान लिया कॉपर का कितना है x। फर्स्ट वाले की बात करें भैया x प्लस NH3 क्या है, NH3 का क्या है 0, ऑक्सीडेशन नंबर 4 की गुना हो गया, 4 की 0 में मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस SO4 S का कितना है 6 प्लस O ऑक्सीजन का कितना है -2, ये रहा -2, तो -2 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है भाई बराबर में कर देंगे 0। अगर देखो पॉजिटिव आयन है, ये तो वैसे लगा रखे हैं मैंने, ठीक है ना, आप लोगों को समझाने के लिए ये इधर परिसर वाला इधर वाला माइनस का है सारा, और ये है प्लस का, कभी इन्हें प्लस माइनस समझो। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ x प्लस ये तो 0 हो गया, 0 माइनस ये कितना है 6 प्लस का 6 और 4 दूनी माइनस का 8 इक्वल टू 0। x 8 में 6 का माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है प्लस का 2। भैया फर्स्ट वाले में सेकंड आ जाएगा, कितना आएगा सेकंड। बात समझ गए, सेकंड ऐसे निकालेंगे। अब सेकंड वाले का देखना, चलो इस तरफ नहीं कर पाऊंगा। सेकंड वाला एफ का निकालना है, मान लिया एफ की कितनी है x, सेकंड वाले में एफ की कितनी है x। अब ये क्या प्लस 6 मल्टीप्लाई H2 की क्या होगी 0, H2 की 0, भैया प्लस करते चले जाओ 0 प्लस ये कितना 6 प्लस 4 गुना -2, क्यों भाई S की 6 प्लस 4 गुना -2, ये रहा -2, ऑक्सीजन का -2 बराबर में क्या आएगा 0। यहाँ x प्लस 0 प्लस 6 माइनस 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो ये भी कितना आ गया, ये भी 2 आएगा, x बराबर प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा सेकंड, कितना आएगा सेकंड, रोमन काउंट में लिखना है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, इसमें कितना आएगा भैया, ये कितना है 2 प्लस था ना, तो इसका तो डायरेक्ट प्लस आ गया ऑक्सीजन नंबर सेकंड, जो आयन होगा वही होगा। यहाँ पे क्या है इसका देख लो फोर्थ वाले का, इसमें रफ कर रहा हूँ, चलो भाई यहाँ देख लो, चलो उसे रफ नहीं कर रहा, इससे करता हूँ।
वीडियो अगर अच्छी लग रही हो बच्चों, समझ में आ रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके वीडियो को इधर उधर अपने आस पड़ोस में, चाचा ताऊ जो भी है वहां पे जो है भेज सकते हो। ऐसा थोड़ा चैनल का भी प्रमोशन कराना है, ठीक है। सब्सक्राइब थोड़े ही अभी, थोड़ा आप लोगों की हेल्प मिलेगी तो सब्सक्राइब बढ़ेंगे जरूर, ठीक है। ये देखिए कंटेंट एकदम बढ़िया दूंगा, चीजें समझ में आएंगी। K3 क्या है? पोटेशियम 4 नंबर है। देखो पोटेशियम का मान कितना होता है 1, ये लिख रहा हूं +1, 3 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, ठीक है। प्लस Fe का कितना मान लिया x प्लस 6 की गुणा हो रही है किसमें? Cl में। Cl का कितना भाई -1 बराबर कितना है 0, सही है। तो 3 का 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 में से 3 गए माइनस के 3 बचेंगे और इक्वल टू 0, x इक्वल टू है प्लस का 3। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे लिख देंगे था, कोई दिक्कत है क्या भाई? यहाँ लिख देंगे था, खत्म कहानी। ये पांचवा देखो K3 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है K3 भाई 3 गुना K का क्या है 1, जितना है उसको मल्टीप्लाई जरूर होगी, प्लस Fe का मान ले कितना x, मेरे हिसाब से कम चल रहा है, थोड़ा यार देख लो 3 इंटू, ये भी कम ही चल रहा है, ठीक है। प्लस 3 इंटू 1 प्लस Fe का कितना है x प्लस 5 इंटू Cl का कितना भैया -1, ये हो गया -1 और प्लस NO का क्या होगा 0, क्योंकि उदासीन नहीं, NO क्या है भैया 0, ये रहा NO क्या है 0, उदासीन हो गया। और अगर NO प्लस होता है यहाँ, अगर ये NO प्लस होता अंदर तो ये क्या होता है? इसका आता फिर 1, क्योंकि 1 जुड़ गया इस पर, अब क्या है इसका 0, समझ गए 0। तो बराबर में भी क्या है 0 भाई, उदासीन है तो बराबर में 0 लेना। अगर आयन है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम, और बराबर में अगर डायरेक्ट नहीं निकालते तो बराबर में ये वाला लिखना पड़ेगा +2, अगर माइनस है तो माइनस लिखोगे। 3 × 1 = 3 प्लस x, 5 × 1 = -5 इक्वल टू 0, 5 में से 3 गए 2, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया प्लस का 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा प्लस का 2, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड, क्या लिख देंगे सेकंड। तो ये है इक्वेशन, ऐसे जो है बहुत सारा इक्वेशन हम आप जो है बता सकते हो, कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, अगर ब्रैकेट में कहीं पे En आ जाए, En का होल ट्वाइस, जैसे हमने कोई धातु के साथ हमने En का होल ट्वाइस ऊपर ये ले लिया और उसके बाद में SO4 ये जोड़ दिया, ऐसा करके कुछ है ये, तो क्या करेंगे भाई? तो ये क्या हो जाएगा 20 एथिलीन डाइएमीन, 20 इसको 20 बोलेंगे, 3 है तो ट्रिस, 2 है तो 20, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्रा किस, समझ गए? टेट्रा किस, पेंटा किस, ठीक है। वैसे तो ये इससे फालतू होगा ही नहीं, तो जो एग्जाम में आएगा तो ये क्या हो जाएगा डाई, ये हो जाएगा 20 एथिलीन डाइएमीन और ये क्या पॉजिटिव में तो ये ऐसे कैसे रहेगा कॉपर और उपसर्जन संख्या, और ये सल्फेट, ये क्या हो जाएगा सल्फेट। और इसका सूत्र क्या होता है En का भैया? En का जो सूत्र होता है En होता है, अभी तुम्हें बताया था NH2 और ये NH2 और यहाँ पे ये CH2 और ये CH2, समझ गए? ये क्या होता है हमारा? ये होता है एथिलीन डाइएमीन, CH2 NH2 CH2 NH2, ये होता है एथिलीन डाइएमीन। बात समझ गए? ठीक है बच्चों। तो ये अगर चैप्टर आपको समझ में आया हो, लिगेंड हमने इसमें क्या साधारण लवण, ठीक है, योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, द्विक लवण और उपसहसंयोजन यौगिक। उपसहसंयोजन यौगिक में फिर हमने क्या करा आप लोगों को? उपसहसंयोजन यौगिक समझाया पूरा, ठीक है। अब उपसहसंयोजन यौगिक में जो द्विक लवण होता है उसमें मोहर लवण और क्या बताया फिटकरी बताया, ठीक है। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद आप लोगों को जो है वीडियो को रिपीट करके देख लेना बच्चों, जो भी बताया, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा तो थम्स अप भेज देना, ठीक है, और कमेंट्स में लिख देना कि समझ में आया या नहीं आया। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।